देखिए, by catalytic hydrogenation of alkenes and alkynes, by catalytic hydrogenation of alkenes and alkynes. देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक्चुअल में निकेल के जगह पे प्लैटिनम भी ले सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग लिए थे प्लैटिनम ब्लैक, राइट? या प्लैटिनम के जगह पे प्लैडियम भी ले सकते हैं। अब उसमें एक पॉइंट लिखिए, हाइड्रोजनेशन डज नॉट अकर्स without catalyst, even if it is exothermic reaction. Hydrogenation does not occurs without catalyst even if it is exothermic reaction, right? क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? कैसा हो गया अभी? ओके, यहाँ तक रहा है। तो बोला गया है कि यहाँ देखना है, रुकना है। बोला गया कि अल्कीन पे अगर हाइड्रोजन का हम लोग एडिशन करते हैं, नाम ही था हाइड्रोजनेशन, राइट? और यहाँ पे तो क्लियर हो गया क्लासिकल थ्योरी से, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, राइट? तो जो रिएक्शन ले रहे हैं और रिडॉक्स रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अल्कीन से अल्केन या अल्काइन से अल्केन का बनना क्या है? इज इट ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? इसका मतलब आप इसको ये भी बोल सकते हैं कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। इसका ब्रैकेट में नाम दे सकते हैं, लिख लीजिए, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ अल्कीन और अल्काइन। यहाँ देखिए स्टूडेंट, तो एक्चुअल में मान लेते हैं कि इस ग्राफ से चीज़ों को समझिए।
यहाँ पे मेरा सबस्ट्रेट है और यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट है, और मैं देख रहा हूँ कि सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल कम है और सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल ज़्यादा है। इज इट राइट? इसका मतलब ऑब्वियसली ये थर्मोडाइनमिकली अलाउड है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो व्हाट द मीनिंग ऑफ थर्मोडाइनमिकली अलाउड? थर्मोडाइनमिकली अलाउड होने का मतलब ये होता है कि ओवरऑल एनर्जी का प्रॉफिट हो रहा है। रिएक्शन शुड बी एक्सोथर्मिक। और कोई भी रिएक्शन हो रहा है अगर वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो उस टाइप का सिचुएशन को हम बोलते हैं कि रिएक्शन इज थर्मोडाइनमिकली अलाउड। ओके, तो एक कहावत फिर से सूटेबल बैठ जाएगा कि मुझे पता है कि हिमालय के उस तरफ, किस तरफ, उस तरफ बहुत ज़्यादा लाइफ का स्टेबिलिटी है, बट हिमालय पे चढ़ना तो पड़ेगा, राइट? इसका मतलब ओके सर, आप बताना चाह रहे हैं कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक तो है, थर्मोडाइनमिकली अलाउड है, काइनेटिकली अलाउड नहीं है। जहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा, राइट? अच्छा, इसका मतलब काइनेटिक एक्टिवेशन एनर्जी, काइनेटिक फैक्टर को, काइनेटिक फैक्टर मतलब रिएक्शन स्लो और फास्ट। जहाँ भी मैं बोलूँगा रिएक्शन काइनेटिकली अलाउड नहीं है, इसका मतलब रिएक्शन स्लो हो रहा है। तो ये रिएक्शन थर्मोडाइनमिकली अलाउड है बट काइनेटिकली अलाउड नहीं था। अगर विदाउट कैटलिस्ट करते तो, अगर विदाउट कैटलिस्ट करते तो ये काइनेटिकली अलाउड। वजह, इसको चीज़ों को समझिए। 1 मिनट के लिए इसको अगर रख दे, इसको निकेल को हटा देते हैं, तो निकेल को फीचर को समझना है। निकेल को अगर हटाते हैं यहाँ से तो क्या क्या काम करना पड़ेगा, और बोल दिया गया है कि ठीक है रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक है भाई, ओवरऑल रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, आपको प्रॉफिट होने वाला है। बट सर प्रॉफिट तो होगा बट वी हैव टू ब्रेक पाई बॉन्ड। तो सर पाई बॉन्ड इज वेरी वीक बॉन्ड, ये तो ब्रेक हो जाएगा, बट आपको इसको भी तो ब्रेक करना पड़ेगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, और आप रिएक्शन कर रहे हैं और इसको ब्रेक करना है, और इसको ब्रेक करने में अगर टेम्परेचर आपका चला गया मोर देन 700 डिग्री से, कितना, मोर देन 700 डिग्री से, ओके। इसका मतलब आप काम तो कर रहे हैं, अब पता चल रहा है कि यहाँ से इस, अब यहाँ के इस तरफ भी तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड हो सकता है, तो जिसको बचा के रखना था वो भी ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपको क्या करना था, बस इसको हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करना था, कार्बन कार्बन के चेन को ब्रेक नहीं करना था। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पे वेरी हाई टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। किस पर्पज़ के लिए? बिकॉज वी नो दैट सिग्मा बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और अगर हम लोग कैटलिस्ट यूज नहीं करते हैं तो इस अल्कीन का पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के अलावा इससे सबसे बड़ा डिफिकल्ट वर्क रहेगा, जो मेरा रिएजेंट जो है जिसको ऐड करने वाले हैं उसको एटम में कन्वर्ट करने के लिए वहाँ उसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। एग्री? तो आप किसी और पर्पस के लिए चले थे, पर्पस कुछ और हो जाएगा। आपका काम था बस इसको यहाँ पे ऐड कर देना, पता चल रहा है ये तो ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा है, यहाँ का कार्बन कार्बन का चेन ब्रेक हो रहा है। ऑब्वियस ये बात है, कार्बन कार्बन के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड रहेगा इससे तो वीक ही रहेगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का सिग्मा बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच का सिग्मा बॉन्ड, किसका सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का, राइट? तो ये यहाँ पे दिस इज द रीजन कि मैंने बोला कि हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन या अल्काइन डज नॉट अकर्स विदाउट कैटलिस्ट। कैटलिस्ट लेना ही पड़ेगा। वजह, अगर नहीं लेंगे तो इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर रिक्वायरमेंट इज सो मच हाई, जो कि हम लोग के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं रहेगा। इसका मतलब ओवरऑल दिस रिएक्शन क्या है, थर्मोडाइनमिकली तो अलाउड था बट काइनेटिकली अलाउड। तो काइनेटिकली मैं सब कुछ लिखवा दूंगा, पहले समझ लीजिए, ठीक है, ये फर्स्ट क्लास है। तो काइनेटिकली अलाउड नहीं है तो उसको काइनेटिकली अलाउड करने के लिए हम लोग किसको लेकर आते हैं? कैटलिस्ट को लेकर आते हैं। और कैटलिस्ट क्या करेगा, यहाँ पे ये जो पाथ है विदाउट कैटलिस्ट, राइट, और ए पाथ क्या है,
विथ कैटलिस्ट लिख लीजिए एवरीवन। और नीचे एक लाइन लिखे तो हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन is thermodynamically allowed but kinetically not allowed. Hydrogenation of alkene is thermodynamically allowed but kinetically not allowed due to very high activation energy. Due to very high activation energy. Yes, hydrogenation of alkene is thermodynamically allowed but kinetically not allowed, right? Due to what? Due to very high activation energy, comma, to reduce the activation energy, a suitable catalyst required. ठीक है ना? यहाँ पे मैंने यहाँ का टेम्परेचर मोर देन 600 डिग्री सी, चीज़ों को समझिए। तो जो काम आप 600 डिग्री पे कर रहे हैं वही काम अगर निकल लेते हैं H2 और रूम टेम्परेचर पे होता है, राइट? तो कहाँ पे एक रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, कहाँ पे उसके लिए 600 डिग्री चाहिए। इसका मतलब सारा यस सारा काम किसका हो गया? निकल का। तो इस रिएक्शन पे अभी रुकेंगे, घबराने की बात नहीं है। ये समझ में आ गया? तो 600 डिग्री से रूम 25 डिग्री से ले आया था, कुछ तो निकल काम कर रहा होगा। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग फीचर ऑफ निकल, राइट? इस ग्राफ को हटाएं। अब लिखिए, स्टूडेंट कैटलिस्ट दो टाइप का रहेगा। हेट्रोजेनस कैटलिस्ट और एक होमोजेनस कैटलिस्ट, ठीक है? इसमें ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं लगाएंगे। व्हाट द मीनिंग ऑफ होमोजेनस कैटलिस्ट एंड हेट्रोजेनस कैटलिस्ट? यहाँ देखिएगा, कैटलिस्ट का और सबस्ट्रेट का अगर फेज सेम रहेगा, सेम फेज मतलब सबस्ट्रेट अगर लिक्विड फेज में है और कैटलिस्ट भी लिक्विड फेज में है तो उसको क्या बोलेंगे? होमोजेनस कैटलिस्ट। लेकिन सबस्ट्रेट अगर लिक्विड फॉर्म में है और कैटलिस्ट अगर सॉलिड फॉर्म में है तो उसे क्या बोलेंगे? एक लाइन लिख लीजिए, if phase of substrate and catalyst are different। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए,
निकेल, प्लैटिनम, प्लैडियम, एलसी मतलब लिनलार कैटलिस्ट, ठीक है, एटसेट्रा। होमोजेनस कैटलिस्ट के लिए क्या बोलिएगा? इफ फेज ऑफ सबस्ट्रेट एंड कैटलिस्ट आर सेम। एग्जाम्पल के तौर पे पढ़िए मैंने क्या लिखा। यस, इसका नाम पढ़ पाइएगा आप लोग, आपको सिलेबस में है, लेकिन टर्म सेकंड में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। ये क्या है? पीएच नज़र आ रहा है सबको? ट्रिस, बस सुन लीजिए, TRIS। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 3 को ट्राई भी बोलते हैं और ट्रिस भी बोलते हैं, करेक्ट। 2 को बाई भी बोलते हैं और बिस भी बोलते हैं। 4 को टेट्रा भी बोलते हैं और टेट्रा किस भी बोलते हैं, ठीक है। 5 को पेंटा भी बोलते हैं और पेंटा किस भी बोलते हैं। एक कन्वेंशन है बोलने का। तो इसका नाम है ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फिन क्लोराइडो रोडियम फर्स्ट। ऊपर निकल गया। चलिए कोई बात नहीं है, सुन तो लिए ना, लिख लीजिए, बाद में देखेंगे इसका नोमेनक्लेचर। तो इसको मैंने किसका एग्जांपल दिया है? होमोजेनस कैटलिस्ट। इसका मतलब है कि यहाँ पे अल्कीन में अगर यूज करते हैं तो जनरली देखिए, जनरली हाइड्रोकार्बन लिक्विड फॉर्म में ही मिलेगा, राइट, मोस्टली। तो ये भी इसका मतलब लिक्विड फॉर्म में रहा होगा। और लास्टली शायद इसका सबस्ट्रेट के साथ फेज सेम रहा है, दैट्स वाई इसको किस में काउंट किए हैं? हेट्रो में या होमोजेनस कैटलिस्ट में? होमोजेनस कैटलिस्ट। अब लिखिए फंक्शन ऑफ निकेल, प्लैटिनम और प्लैडियम। फंक्शन ऑफ निकेल, प्लैटिनम और प्लैडियम इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन और अल्काइन। तीनों का फंक्शन एक साथ क्लियर कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि सबका फंक्शन ऑलमोस्ट सेम ही है। फंक्शन ऑफ निकेल, प्लैटिनम एंड प्लैडियम किस प्रोसेस के लिए? इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन और अल्काइन। और देखिए स्टूडेंट, ऐसे रिएक्शन रिड्यूस होता चला जाएगा। जो रिएक्शन मैंने अल्केन में डील कर दिया और वही रिएक्शन अगर दोबारा अल्कीन में आ रहा है तो वहाँ पे उसको नहीं डील करूँगा, मतलब वो हो चुका, राइट। तो ऐसे रिएक्शन को बार बार रिपीट नहीं करेंगे एक ही रिएक्शन को। बस आप बोल देंगे देखिए ये सब हम लोग वहाँ पे पढ़े हुए थे, मैं आपको रिमाइंडर देते रहूँगा क्योंकि मुझे याद रहेगा। अब यहाँ देखिए फीचर, बातों को समझिए, बाद में इसको हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि बॉन्ड इज जस्ट लाइक अ स्प्रिंग। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग डायटोमिक का तो डायटोमिक बॉन्ड है, एग्री। तो एक्चुअल में इसको ब्रेक करना है तो आप अगर हीट कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इसका वाइब्रेशन बढ़ेगा, ये भी आप मान सकते हैं। और इसके बीच का जो लेंथ था वो था बॉन्ड लेंथ, लेकिन इसके बीच का लेंथ अगर बॉन्ड लेंथ से अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा
तो एक ऐसा टाइम आएगा, हीट कर रहे हैं, जस्ट आप हीट कर रहे हैं, इसका मतलब इसको ब्रेक होने के लिए सर इसको ऐसे बॉन्ड को ऐसे ऑसिलेट होते रहना पड़ेगा, अगर इसको स्प्रिंग के जैसा माना जाए। इज इट राइट? दो एटम किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो आपको समझाने के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको मैं हीट करता हूँ तो ये एटम ऐसे ऑसिलेट करेगा, और एक ऐसा टाइम है जहाँ पे जाकर ये ब्रेक करेगा। बट उस टाइम तक आते आते टेम्परेचर गोज अप टू व्हाट, 600 700 750 डिग्री से। इज इट राइट? अगर कैटलिस्ट नहीं लेते हैं तो, लेकिन ये हो गया इन द एब्सेंस ऑफ, मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जस्ट बाय हीटिंग, डायग्राम बना लीजिए। लेकिन निकेल, प्लैटिनम और प्लेडियम इसके सरफेस पे, मैं बात लिखवा दूंगा, हाइड्रोजन एटम के साइज का सो मेनी होल्स होता है, जिसको हम लोग पोर बोलते हैं, ठीक है। अरे ऑलमोस्ट किसके साइज का, हाइड्रोजन एटम के साइज का। तो एक्चुअल में जब हम लोग निकेल या प्लेटिनम किसी एक का समझा देंगे तो बाकी का तो समझ में आ जाएगा ना, सेम ही बात है, राइट। अरे आपको सरफेस केमिस्ट्री में ऐसे भी पढ़ना भी है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या करेगा कि अगर यहाँ पे लेते हैं तो अगर इसका यूज़ करते हैं तो हाइड्रोजन इसके सरफेस पे जाकर एब्जॉर्ब बोलें या एडजॉर्ब बोलें, वैसा सिचुएशन जिसमें सिर्फ सरफेस पे जाके बैठता हो, उसके अंदर नहीं जा पा रहा हो, उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन, और अंदर तक चला गया उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। दोनों में डिफरेंस है, राइट। तो अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एक एटम यहाँ इस पोर में और एक एटम अगर इस पोर में चला गया, किसी चीज़ को तोड़ना है और पहले से ही टाइट करके रख दिया, खींच के रखे हुए हैं और तोड़ना है, थोड़ा एफर्ट लगाएंगे टूट जाएगा, राइट। पहले से ही स्ट्रेन में था, पहले से ही वो स्ट्रेन में है, राइट। तो वैसे ही अगर यहाँ पे ये वन ऑफ द एटम यहाँ पे जाके फंसा हुआ है सरफेस पे, यहाँ पे फंस गया, चांस की बात है। और इसके बीच का जो लेंथ है, और अगर लेंथ ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ रहेगा तो ऑलरेडी इस बॉन्ड में स्ट्रेन हो चुका है, वही काम करने के लिए यहाँ पे हीट करना पड़ रहा था। और सेम वर्क यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन विदाउट डिमांडिंग सो मच एनर्जी। इस लेंथ को बड़ा करने के लिए आपको एनर्जी का रिक्वायरमेंट भी नहीं है, जस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, एडजॉर्प्शन। तो ये बहुत बड़ा फीचर था। ये जो मैकेनिज्म होता है वो सिंपली रूम टेम्परेचर पे ही होता है। अब यहाँ पे थोड़ा, और इफ़ एल बिकम्स ग्रेटर इन बॉन्ड लेंथ, इफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सारा एटम एडजॉर्ब नहीं होगा, या इट इज़ नॉट कंपलसरी कि सारे एटम का जो सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का एटम के बीच का जो लेंथ रहेगा बाई आफ्टर एडजॉर्प्शन वो ग्रेटर ही रहेगा, बट मोस्ट ऑफ द का ऐसा रहेगा, राइट। तो इफ़ एल ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ, तो यहाँ पे जैसे ही एनर्जी सप्लाई करेंगे, थोड़ा भी हीट करेंगे, ये ब्रेक कर जाएगा। अब ब्रेक करके कैसा होगा स्टूडेंट, किसके बीच में ब्रेकेज हो रहा है, बोलना आप सीखिए। यस, तो हेट्रोलिटिक ब्रेकेज होगा भाई या होमोलिटिक होगा? तो होमोलिटिक होगा तो होमोलिटिक ब्रेकेज में रेडिकल बनता है, राइट। कटायन एनायन बनेगा या फ्री रेडिकल, यहां से ही तो बात क्लियर होगा क्योंकि इट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसका मतलब है कि सर यहाँ पे जो हाइड्रोजन मिला, जो यहाँ पे ब्रेक कर गया, वो रेडिकल के फॉर्म में है। और ये क्या है, निकेल का एक प्लेट है, और इस प्लेट पे दो हाइड्रोजन एटम रेडिकल के फॉर्म में सजा हुआ है, और अब ये निकेल इसको लेकर फ्लाई करेगा। ऐसे मान लीजिए ये अप्रोच करेगा किसकी तरफ, अल्कीन के तरफ, राइट। और ये है क्या, सॉलिड है, निकेल क्या है, सॉलिड है, एग्री। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर निकेल का तो बहुत छोटा सा पार्टिकल रहेंगे, तो भाई एक छोटा सा जो पार्टिकल भी है वो हाइड्रोनिकली अर्थ के जैसा नजर आएगा। ये कुछ ऐसा है कि नैनो सेकेंड 1 सेकेंड नैनो सेकेंड के लिए इनफाइनाइट टाइम जैसा रहता है, राइट।
ठीक है, यहाँ तक आइए। अब यहाँ पे लिख लिया जाए। लिखिए, कैटलिस्ट हेल्प, यहाँ पे कैटलिस्ट का मतलब निकल है, ठीक है। कैटलिस्ट हेल्प टू ब्रेक एच बॉन्ड, कैटलिस्ट हेल्प टू ब्रेक एच बॉन्ड without demanding so much energy. Catalyst help to break H bond without demanding so much energy, comma, catalyst have active sites, catalyst have active sites on the surface in which hydrogen molecule are adsorbed, in which hydrogen molecules are adsorbed and HH bond break and HH bond break are adsorbed and HH bond break simply due to this adsorption, simply due to this adsorption, simply due to this adsorption। अब देखिए स्टूडेंट, ये बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि सर कैटलिस्ट ने कैसे हेल्प किया, तो जो रिएक्शन एट वेरी हाई टेम्परेचर पे हो रहा था उस रिएक्शन को रूम टेम्परेचर पे ले आया। डिफ़िकल्टी कहाँ पे हो रही थी स्टूडेंट? ड्यू टू हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने का। लेकिन वही हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड था वो सिंपली किस प्रोसेस की वजह से ब्रेक हो गया? एडजॉर्प्शन, राइट। और किस टेम्परेचर पे? विदाउट डिमांडिंग सो मच एनर्जी, सिंपली रूम टेम्परेचर। तो भाई रूम टेम्परेचर तो लैब का रहता ही है, तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कोई हीटिंग इफेक्ट करने का रिक्वायरमेंट हुआ? कोई हीटिंग इफेक्ट करने का रिक्वायरमेंट नहीं हुआ, ठीक है ना। इसको हटाए। अब एक और पॉइंट लिखिए, बट ये बात यहाँ देखिएगा, एक्टिव साइट किसको बोल रहे थे? जो इस सरफेस था, एग्री, इसी को हम लोग एक्टिव साइट बोल रहे थे, करेक्ट ना। एक्टिव साइट जो होल था उसी को एक्टिव साइट बोला जा रहा था। वहाँ पे ही तो जाकर एब्जॉर्ब नहीं एडजॉर्ब होगा। तो इस दिखाए हैं निकल के लिए, बट दिस कॉन्सेप्ट इज इट ओनली वैलिड फॉर निकल? या इट इज सेम फॉर प्लेटिनम और प्लेडियम? इट इज सेम फॉर प्लेटिनम और प्लेडियम, ओके। तो यहाँ पे जो निकेल एज ए कैटलिस्ट है उसका काम का क्या है? उसका काम का वॉल्यूम मेरे काम का है या सरफेस एरिया? सर जाकर तो एडजॉर्ब होना है सरफेस पे, राइट। तो काम का है सरफेस एरिया, राइट। अब इसका आंसर देते हो, चलिए। ये है मास m, इसको 4 मास में कन्वर्ट कर दिया, ओके, ठीक है। ऐसा हम लोग 10th में मैथ बनाते थे, 10th या 9th में। तो यहाँ का एरिया इन चारों का सरफेस एरिया, कहाँ का सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा? मतलब इन चारों को मिलाकर सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा, राइट। पक्का ज़्यादा रहेगा, ठीक है। 4 ही किए हैं। अब इसी का मास को सेम रखना है, 10 करते तो सर और भी ज़्यादा हो जाता, और 1 करोड़ कर देते तो यस। इसका मतलब है कि जहाँ पे रिएक्शन करवाना है और निकेल एज ए कैटलिस्ट यूज़ करना है तो उसका एक बड़ा सा टुकड़ा डाल देना है या उसका वेरी फाइन पार्टिकल पाउडर फॉर्म में।
पाउडर फॉर्म। 100 ग्राम का टुकड़ा और 100 ग्राम का पार्टिकल पाउडर के फॉर्म में कौन ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, कहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा? पाउडर फॉर्म में। समझ गए एवरीवन? तो इस रिएक्शन के लिए जहाँ पे निकेल यूज होता है उसके लिए खास निकेल रेडी किया गया, और जिन्होंने बनाया उनके ऑनर में इसका नाम दे दिया गया है रेनी निकेल। ओके, एलवाई समझते हैं। निकेल को मोल्टेन फॉर्म में, एल्युमिनियम को मोल्टेन फॉर्म में, राइट, मिक्स कर दिए होमोजेनियसली, और उसके बाद सॉलिडिफाई कर दिए, तो जो बना दैट इज व्हाट, निकेल और एल्युमिनियम का एलॉय। और जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया हूँ, आपको याद है आप लोग को? एम्फोटेरिक मेटल के साथ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एल्युमिनियम प्लस NaOH क्या बनता था? कुछ ऐसा भी मेटल है जनरली मेटल का, यस, और हाइड्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, राइट। जनरली मेटल का कैरेक्टर क्या था? मेटल का कैरेक्टर ऐसा था कि मेटल को एसिड में डालते हैं, हाइड्रोजन गैस डाल आउट करता है, ये मेटल का कैरेक्टर था। बट कुछ ऐसा मेटल है जो बेस के साथ और एसिड के साथ दोनों के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। फॉर एग्जांपल जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4 ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, जिंक प्लस NaOH, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो जिंक क्या हो गया? एम्फोटेरिक मेटल हो गया। वैसा ही काम कौन करता है? एल्युमिनियम। तो एक्चुअल में NaOH इस एलॉय में से किसको खा जाएगा, किसको ले लेगा? एल्युमिनियम को ले लेगा, और छोड़ किसको देगा? निकेल को। अब सोचिए एक छोटा सा एग्जांपल, मान लेते हैं कि बिल्कुल वेरी थिन प्लेट है, वेरी वेरी थिन, बड़ा इंटरेस्टिंग है, और किसका बना हुआ है? निकेल और एल्युमिनियम के एलॉय का, और आप इसको डाल दिए NaOH के साथ, और यहाँ से NaOH किसको ले लिया? एल्युमिनियम को खींच लिया, और खींचेगा तो माइक्रो लेवल पे खींचेगा, राइट। तो नहीं रहता बहुत सारा, एक हम लोग टर्म बोलते थे छन्नी, चाय छन्नी, जगह जगह होल हो जाएगा। तो भाई यहाँ से एल्युमिनियम को खींच रहा है तो बचेगा निकेल, निकेल का क्या स्ट्रेंथ रहेगा? या हर जगह से कोलैप्स करके पाउडर में आ जाएगा। मतलब एल्युमिनियम इसके साथ घुल गया, एल्युमिनियम किसके साथ घुल जाएगा? निकेल नहीं घुलेगा, बट एल्युमिनियम NaOH के सॉल्यूशन में घुल जाएगा, तो निकेल क्या होगा? प्रेसिपिटेट हो जाएगा, राइट। हम लोग डाले थे एल्युमिनियम प्लस निकेल प्लस एल्युमिनियम का एलॉय, बट इस सॉल्यूशन में डिजॉल्व कौन हो गया? एल्युमिनियम। तो डिजॉल्व हो गया एल्युमिनियम, तो प्रेसिपिटेट कौन हो जाएगा? बचा हुआ कौन रहेगा? निकेल। किस फॉर्म में बचा हुआ रहेगा? पाउडर फॉर्म में, वेरी फाइन पार्टिकल ऑफ निकेल, पार्टिकल ऑफ निकेल। इसी का नाम क्या बोला गया है? रेनी निकेल। ओके एवरीवन, और यहाँ पे क्या बनेगा बोलिए? यह सोडियम एल्यूमिनेट। देखिए मुझे इसमें इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं था, वजह था कि मैं किसी और चीज़ के लिए काम कर रहा था, मैं इसके लिए काम कर रहा था, करेक्ट ना? चलिए इसको हटाएं। तो रेनी निकल का प्रिपरेशन समझ में आ गया है? हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन और अल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लेटिनम और प्लेडियम। तो निकेल, प्लेटिनम और प्लेडियम में ये ऑर्डर पूछा हुआ है कभी? ये रिएक्टिविटी एज कैटलिस्ट का ऑर्डर है। आप सजेस्ट कर सकते हैं कि ऐसा ऑर्डर क्यों रहा होगा? यह रिएक्टिविटी एज ए कैटलिस्ट इस रिएक्शन के लिए, राइट? वाई इट्स सो? नहीं, यहाँ पे जिस पर्पस के लिए फेमस था,
कौन सा काम कर रहा था और किसके वजह से कर रहा था? सर ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट कर रहा था। क्यों कर रहा था भाई? सर इसके सरफेस पे पोर था, राइट, उसका साइज हाइड्रोजन एटम के बराबर था। इसका मतलब निकेल में सबसे ज़्यादा पोर रहा होगा इसके सरफेस पे। इसके लिए एक्टिव साइड क्या है? वहाँ पे उसके सरफेस पे पोर का प्रेजेंट रहना। इसका मतलब इसमें सबसे ज़्यादा रहा होगा, उसके बाद इसमें और सबसे कम इसमें रहा होगा, राइट। दिस इज द रीजन कि ये क्या है, रिएक्टिविटी है। तो जिस काम के लिए वो जाना जा रहा था, जिसके वजह से वो काम कर रहा था, वो उसमें खास से ज़्यादा रहा होगा, दैट्स वाई इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है। समझ गए एवरीवन? लिख लीजिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एज व्हाट? एज ए कैटलिस्ट। बट एक कहावत सुने हैं? हेलो? एक्सेस एवरीथिंग इज बैड, राइट। ये मैं निकल कर बोल रहा हूँ, आप लोग नहीं। मतलब इसका बहुत एक्टिव होना भी डेंजर है। नहीं यूज होता है, एक्सपेंसिव है, लेकिन लैब में बहुत लेवल पे काम होता है। बहुत सारी चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है। डायमंड तो कितना एक्सपेंसिव है, लेकिन सीता को काटने के लिए डायमंड का यूज़ कर रहे हैं, राइट। जहाँ पे बहुत ऊपर के लेवल पे काम हो रहा है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ों से उठ जाया जाता है। और लास्टली हम लोग को क्या करना है? हम लोग तो सब एक जैसा है, हम लोग को मार्क्स आना चाहिए, बाद में देख लेंगे सस्ता है या महंगा है, राइट। ओके। अब बातों को समझिएगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ व्हाट? अब आइसोमेरिज्म और रिएक्शन में नहीं पढ़ा रहे हैं, रिएक्शन का पार्ट है। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ किसका? हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्किन। पहले अल्किन को लेकर समझते हैं, बाद में अल्काइन पे आएंगे। मतलब अल्टीमेटली स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब मैकेनिज्म ही मैं समझिए तो डील कर रहा हूँ। मैकेनिज्म एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री। बोलिए एवरीवन। इट इज एंटी एडिशन या सीन एडिशन? सीन एडिशन। क्यों ऐसा? यस, ऐसा क्यों? तो सर यहाँ पे हम लोग अप्रोच कर रहे हैं क्या लेकर? एक कुछ समथिंग लाइक दिस, राइट। और इसको प्लेट मानिए, आप प्लेट लेकर ऐसे अप्रोच कर रहे हैं और दोनों एटम यहाँ पे है। तो अगर एक वन ऑफ द एटम यहाँ पे अगर ऐड इस तरफ से ऐड होगा, तो इज इट पॉसिबल कि दूसरा ऐसे जाके ऐड होगा? आप ऐसा कुछ है ना कि आप प्लेट पे दो हाइड्रोजन को बैठाकर ऐसे फ्लाई कर रहे हैं, तो या तो दोनों हाइड्रोजन इस तरफ से ऐड होगा, नहीं तो दोनों हाइड्रोजन इस तरफ से ऐड होगा। ड्यू टू दिस रीजन एक और ऑब्जेक्टिव बन गया, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन or alkyne in the presence of catalyst like nickel, platinum or palladium. It is anti-addition या it must be syn addition? It must be syn addition. Diagram itself indicate कर रहा है कि syn addition होगा, right? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज पोलर रिएक्शन या नॉन पोलर रिएक्शन? पोलर रिएक्शन में कटायन या आयन चार्ज पार्टिकल इन्वॉल्व होता था, बट यहाँ पे है क्या? रेडिकल। यहाँ पे क्या है? रेडिकल। ये भी क्या है? तो ये पाई बॉन्ड भी कैसे ब्रेक हुआ होगा?
रेडिकल के फॉर्म में। इसका मतलब हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन और अल्काइन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम प्लेडियम और निकेल प्लेटिनम और प्लेडियम, इट इज फ्री रेडिकल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? फ्री रेडिकल रिएक्शन। लिखिए, दिस इज ए फ्री रेडिकल रिएक्शन। This is a free radical reaction in which hydrogen added from the same side. In which hydrogen added from same side. It is a free radical reaction in which hydrogen added from same side. Correct है ना? इसको हटाएं। अब एग्जाम्पल लेते हैं। एक और पॉइंट लिख लीजिएगा। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज सेवेसियस एंड सेंड्रेंस रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज सेवेसियर एंड सेंड्रेंस रिएक्शन। करेक्ट है ना? ओके एवरीवन, एक और पॉइंट अभी निकेल का खासियत लिखिए। निकेल कन्वर्ट अल्कीन टू अल्केन as well as also convert alkyne directly to alkane. निकेल क्या करेगा? सिर्फ अल्कीन से अल्केन में भेजेगा या अल्काइन को भी डायरेक्टली अल्केन में? मतलब निकेल, यहाँ देखिए, निकेल अल्कीन और अल्काइन के लिए नॉन सेलेक्टिव है। मतलब निकेल लेकर काम कर रहे हैं और अगर हाइड्रोकार्बन के पास पाई बॉन्ड है, ये सिर्फ कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड को नहीं और दूसरे पाई बॉन्ड को भी, कार्बन ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड को भी ब्रेक करता है, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम। कल या परसों क्लास में इसको डील करेंगे। बट अभी हाइड्रो अल्कीन और अल्काइन का भी बात करेंगे। तो ये नॉन सिलेक्टिव है। अगर अल्काइन लिए हुए हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी है और निकेल हाइड्रोजन लिए हुए हैं, तो अल्कीन पर नहीं, रिएक्शन नहीं रुकेगा। कहाँ डायरेक्टली जाएगा? अल्कीन पे जाएगा। करेक्ट है एवरीवन? इसका मतलब बहुत छोटा एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल ही आपका समझिए कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। सिंपल सा एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। NiH2 क्या बनेगा? सर ये तो दुनिया का सबसे आसान रिएक्शन हो गया। ये सबसे टफ भी था। अगर निकेल नहीं डालते तो राइट होता? निकेल नहीं डालते तो नहीं होता। निकेल नहीं डालते तो टेम्परेचर, तो ये रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, राइट? NiH2 क्या बनेगा? करेक्ट है? कैसा एडिशन एवरीवन? सर इट इज सीन एडिशन, राइट? ओके, हो गया ना? इसको हटाए। क्या बनेगा? अल्कीन पे नहीं रुकेगा रिएक्शन। अगर निकेल लेकर काम कर रहे हैं, डायरेक्टली क्या बनेगा?
अब मैकेनिज्म एक बार हो गया कि कैसे हो ऐड होगा। अब वंस मैकेनिज्म क्लियर हो गया कि हाँ फ्री रेडिकल बनेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी होमोलिटिकली ब्रेक कर रहा है और कार्बन कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड भी होमोलिटिकली ब्रेक कर रहा है। इज इट राइट? अगर NiH2 लिए हुए हैं और जितना आपको सफिशियंट हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है तो 2 1 3 मतलब 3F है, मतलब डिफिशियंसी 6 रहा होगा, तो क्या डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिर्फ इसे इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, इसको करेगा, या दोनों को ब्रेक कर देगा एक साथ, तीनों पाई बॉन्ड को? निकेल का कैरेक्टर नॉन सेलेक्टिव है, जितना भी पाई बॉन्ड रहेगा सबको ब्रेक कर देगा। ओके एवरीवन? तो सर यहाँ पे एक टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं, सिलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव, ये आगे क्लास में पता चलेगा। एक होता है ना, जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग का ही नेचर है, 10 टाइप का खाना रखा हुआ है बट वी आर वेरी मच सिलेक्टिव कि नहीं, हम कुछ खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो हम लोग सिलेक्टिव हैं। अरे क्या भाई जो दे दो वो खा लेंगे। नॉन सेलेक्टिव, इससे मतलब नहीं कि क्या दे रहे हो, मतलब बस खाने का रहना चाहिए, नॉन सेलेक्टिव कैरेक्टर। वैसे ही निकेल का कैरेक्टर हाइड्रोकार्बन के लिए खास करके नॉन सेलेक्टिव टाइप का है, चाहे अल्किन का पाई बॉन्ड हो, अल्काइन का हो, या और भी कहीं का सी डबल बॉन्ड O का हो, ये मोस्ट ऑफ द पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है एक्सेप्ट सम फंक्शनल ग्रुप का पाई बॉन्ड को छोड़कर। ठीक है? हम्म हम्म देखिए, स्टीरियोकेमिस्ट्री, आप बातों को समझिए, कौन सा क्वेश्चन का आंसर कब देना है। मान लेते हैं शुभांकर के आपसे मैंने पूछा क्या नाम है आपका, आप क्या आंसर दीजिएगा? बस बहुत होगा तो टाइटल के साथ बोलिएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलिएगा। मतलब एकदम बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन वे में काम करना चाहते हैं तो, मतलब आपके सामने कोई इंटरव्यू ले रहा है तो आपको बच कर निकलना, जितना पूछेगा उतना ही में जवाब देना है, राइट? क्योंकि ज़्यादा बोलिएगा तो इंटरव्यू को ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएगा क्वेश्चन पूछने का इधर उधर से। तो यहाँ पे सेम सिचुएशन है। स्टीरियो केमिस्ट्री का बात करेंगे तब तो वहाँ पे देखेंगे, अभी तो मैं सिर्फ स्ट्रक्चर दिया हूँ, राइट? यहाँ पे क्या स्टीरियो केमिस्ट्री मैंने खुद यहाँ पे दिखाया कि कौन सा H और H सेम साइड है या नहीं है, या आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट के बारे में मैंने कोई कुछ पूछा? नहीं पूछा ना। तो उस टाइप का अगर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। जब पूछा जाएगा मतलब मेरे पास अब नॉलेज हो गया, अगर सर आप मुझसे पूछेंगे इसका आंसर मैं दे सकता हूँ, राइट? फॉर एग्जाम्पल इसी को लेके चलते हैं। सिंपली ए पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा गया, क्या बनेगा, क्या आंसर रहेगा? सर CDH बहुत कुछ कीजिएगा तो थोड़ा सा अपने आप को रिवीजन करवाने के लिए, नॉट फॉर अदर, दोनों एज को सेम साइड दिखा दीजिएगा ताकि आपके माइंड में रोटेट करते रहे कि अच्छा बोथ हाइड्रोजन एडेड फ्रॉम द सेम साइड, जब भी कोई आपसे पूछा नहीं है, राइट? बहुत होगा तो सिंपली रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सीन लिख दीजिएगा, इट इज सीन एडिशन। क्यों? क्योंकि निकल का प्लेट पे था और प्लेट ऐसे नहीं तो ऐसे जाएगा, राइट? एक तो तरीका ये रहेगा। अब इसी में सेकेंड तरीका, ध्यान से सुनिएगा। अब मैंने क्या किया कि स्ट्रिक्टली इसके अंदर 2 फॉर्म था एवरीवन, सिस भी और ट्रांस भी, राइट? सिस भी था और ट्रांस भी था, मैंने स्पेशली आपको सिस दिया, मैं कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करके दे रहा हूँ, मतलब एग्जामिनर का इंटेंशन है कि मैंने आपको सिस बना कर दिया, मैंने लिख भी दिया कि इट इज सिस, राइट? ये दोनों नहीं है, सिर्फ सिस है और NiH2। और तब आपसे पूछ रहे हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट, मैंने क्या पूछा? आफ्टर एडिशन हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट, मतलब मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री पूछ लिया आपसे। अब आपका कमाल होना चाहिए कि आप इसका आंसर दीजिए।
तो पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे संडे के क्लास में, जो संडे क्लास मेरा किए होंगे, उसमें 8 ऑप्शन दिए थे राइट, एडिशन रिएक्शन के लिए, और उसमें 2 ऑप्शन में जो बनता था एकदम पोएम की तरह रट गए थे, सिस सिन सिमिलर। बोलिए मेरे साथ, सिस सिन सिमिलर। तो सिस सिन सिमिलर तो इक्वल टू मेजो था राइट। इसका मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक ही रहेगा, मेजो। अब यहाँ से कितना सारा क्वेश्चन हो गया, ये तो जेई मेन का क्वेश्चन बन गया भाई, नॉट बोर्ड बट मेन का तो बन गया। नंबर ऑफ प्रोडक्ट पहला क्वेश्चन, जो बना है प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, इनएक्टिव। इनएक्टिव है वो किसकी वजह से है, इंटरनल कंपनसेशन राइट। तो लेकिन ये जो वन बोले मेजो बोले, अगर आपको स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं पता रहता कि एंटी एडिशन हो रहा है, सीन हो रहा है, अगर मैकेनिज्म नहीं पता रहता, ये जो सेम साइड से ऐड कर रहे हैं वही तो मैकेनिज्म का पार्ट था कि ऐसे ऐड हो रहा है राइट। तो ये यहाँ पे होगा करेक्ट। अब 1 मिनट, अब इसमें आपका ये बोल सकते थे कि सर यहाँ पे तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि यहाँ तो सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट होगा और फिर इसके साथ अबाउट रोटेशन होके हो सकता है ट्रांस, ऐसा नहीं होगा, दोनों यहाँ पे सेम टाइम पे ऐड हुआ है, ये अप्रोच कर रहा है और सेम टाइम पे जाके यहाँ पे ऐड हुआ है, एग्री। और लास्टली इस मेरी तरफ से रिजल्ट लिख लीजिए, सिस प्लस सिन और इक्वल टू, अगर सिमिलर मिला है राइट हैंड साइड में, मेजो ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछने का तरीका, एग्जामिनर बिल्कुल हाइड करके क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे आपने एग्जामिनर ने दिया ये सिस है या ट्रांस है, कुछ मेंशन किया, तो भाई वो बातों को हाइड करके पूछ रहा है, तो आप क्यों एक्सप्लेन करके आंसर देना चाहते हैं, आप भी हाइड करके आंसर दे दीजिए, चुपके से निकल जाइए। यहाँ पे बहुत होता है, यहाँ पे ही ऐसे दिखा दीजिए, यहाँ पे दिखा दीजिए, या दिखाइए भी तो यहाँ पे कारल सेंटर मत दिखाइए, वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे राइट। एक तरीका ये था, एक तरीका ये था राइट। थर्ड तरीका क्या रहेगा, ये बिल्कुल आपका रिएक्शन का सीरियस क्लास स्टार्ट हो गया है, कुछ लोग वेट कर रहे होंगे रिएक्शन कब, ये रिएक्शन स्टार्ट हो गया, रिएक्शन तो रिएक्शन मैकेनिज्म से ही स्टार्ट हो गया था करेक्ट ना। मार्कोवनिक और फुल पढ़ा रहे थे, उस पर HCl ऐड कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं आएगा, तो रिएक्शन ही तो था। NiH2 क्या होगा, तो एक कौन सा फॉर्म, मैंने कॉन्फ़िगरेशन दे दिया राइट, ट्रांसफॉर्म। एडिशन कौन सा हो रहा है भाई, सीन हो रहा है, क्या बनेगा, देख लीजिए 8 ऑप्शन में से क्या ये 2 ऑप्शन में होता है, सर ये नहीं है राइट। इसका मतलब यहाँ पे DL पेयर बनेगा करेक्ट, मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना हो गया 2, एक्टिव कितना 2, मिक्सचर क्या इनएक्टिव, वेरी गुड, क्यों, क्योंकि रेशमिक मिक्सचर, क्योंकि यहाँ पे तो इनएंशियोमेरिक पेयर बन रहा है, तो यहाँ पे कोई चांस है कि कौन ज़्यादा बनेगा कोई कम बनेगा, दोनों का इक्वल पॉसिबिलिटी है राइट। क्यों इक्वल पॉसिबिलिटी है, दोनों तरफ से ऐड होने का चांस है, दोनों तरफ से ऐड होने का चांस रहेगा, एग्री ना, हो गया। ये सब याद करते रहिएगा कि क्वेश्चन बैंक में तो बार बार मिलेगा, जहाँ तक मुझे ख्याल आ रहा है। इसका एक मैं ऐसे बोल देता हूँ, बट ये बहुत पुराना बात हो गया, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट बात को इतना बार मैंने रिपीट कर दिया। FD करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, देन वी गेट व्हाट, हाउ मेनी कंपोनेंट वी गेट, 1 कंपोनेंट राइट। अब यहाँ देखिए शुभंकर, अब मुझे कंप्लीट आपका नॉलेज चेक करना था,
क्वेश्चन ऐसे मेंशन क्या रहेगा क्वेश्चन में, मैंने यहाँ पे ही मेंशन कर दिया मिक्सचर ऑफ अल्कीन। क्या मेंशन किया? इसका मतलब क्या है आपके दिमाग में तो चलेगा अल्कीन तो ये एक ही है। यस, मिक्सचर ऑफ अल्कीन्स का मतलब इसमें सीस और ट्रांस दोनों बात कर रहा हूँ। मिक्सचर ऑफ अल्कीन्स का मतलब किसका मिक्सचर रहेगा भाई? स्ट्रक्चर भाई तो सेम ही है। इसका मतलब इसमें मैं सीस का भी बात कर रहा हूँ और ट्रांस का भी बात कर रहा हूँ, मतलब बातों को समझना पड़ेगा ना। अब कुछ लोग खोजते रहेंगे मिक्सचर कहाँ है, कुछ लोग जो नहीं, अगर इनका एक्टिव डबल बॉन्ड पे दिमाग में जाएगा खोजते रहेंगे कहाँ पे है मिक्सचर, एक ही तो है, फिर नजर आएगा एक्टिव डबल बॉन्ड है। ओके, सीस और ट्रांस की वजह से मिक्सचर ऑफ अल्कीन बोला गया, राइट। तब यहाँ पे सब लोग सुन पा रहे हैं एवरीवन? ओके, कैसे समझाएंगे कि क्लास मत मिस कीजिए रिएक्शन का। कोई बात नहीं, यहाँ देखिए क्या बनेगा। तो यहाँ पे तो होना है सीन, कितना प्रोडक्ट बनेगा एवरीवन? 3 प्रोडक्ट। वेरी गुड सर, इसमें सेकेंड और थर्ड को मिला दीजिए, वही तो फोर्थ है। करेक्ट, मिक्सचर जब बोल दिए इसका मतलब यहाँ पे सीस भी है और ट्रांस भी है, राइट। तो सीस और प्लस सीन एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, फिर ट्रांस प्लस सीन ये भी कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करेंगे, और दोनों को मिलाकर जितना होगा तो सीस वाले के कारण मेजो बनेगा और ट्रांस वाले के कारण डीएल पेयर बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना रहेगा? 3 रहेगा, करेक्ट। तो अब देखिए क्वेश्चन पूछने का मतलब एग्जामिनर का मूड हो गया तो क्या था कि आपका सारा कॉन्सेप्ट चेक कर लेना है। एक ही क्वेश्चन का बोला गया ना कि भाई 25 ही क्वेश्चन है जेईई मेन में। अब एक क्वेश्चन ऐसा सेट कीजिए कि हाइड्रोकार्बन भी थोड़ा आ जाए, थोड़ा आइसोमेरिज्म भी आ जाए और थोड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री भी आ जाए। बढ़िया क्वेश्चन है, सब कुछ आ गया, और थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टी भी आ जाए, बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे ही तो होता होगा जैसे कोई सिलेबस पूरा मेंटेन कर रहा हो। जैसे आप लोग को लगता है अच्छा सर यहाँ से तो पूछा ही नहीं, आपको थोड़े पता चल रहा है कि वो क्या सोच के पूछा है, वो पूरा सिलेबस को कवर कर रहा है। एग्री? तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना? 3। इसमें से एक्टिव कितना? एक्टिव का मतलब मैं इंडिविजुअल पूछता हूँ, राइट। इनएक्टिव कितना? 1। डीएल पेयर कितना? पेयर तो एक ही रहेगा ना। मिक्सचर क्या सर? ओवरऑल मिक्सचर इनएक्टिव, राइट। यस। आफ्टर एफडी वी गेट हाउ मेनी कंपोनेंट? कौन कौन रहेगा? तो सर एक कंटेनर में तो मेजो भाई चले जाएंगे, राइट, और दूसरे में डीएल पेयर। किसी को प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है, इसको हटाया जाए। अब लेट अस सपोज अगर निकेल के जगह पे प्लेटिनम और H2 देते तो कोई कंफ्यूजन? सर जो काम निकेल करेगा सेम वर्क डन बाय प्लेटिनम, राइट। थोड़ा प्रॉब्लम यही होगा कि जो रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो रहा था विगरस कंडीशन पे, तो मतलब बहुत फास्ट, वेरी फास्ट, वो थोड़ा स्लो होगा, तो उसको फास्ट करने के लिए थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। बट जो फंक्शन निकेल का है वही फंक्शन किसका है? प्लेटिनम का है। तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। एग्री? और आप लोग को एक टास्क देते हैं, जब भी आप एनसीईआरटी
बाद में देख लीजिएगा, जिस दिन मैं ख़त्म करूँगा ना हाइड्रोकार्बन, अल्केन, अल्किन, अल्काइन, तो उस दिन 1 आवर में NCERT, हाफ एन आवर में 20 मिनट्स में NCERT देख लेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट एक आध रिएक्शन शायद छूट रहा होगा, वो भी नहीं छूटेगा। मतलब NCERT तो मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है ही नहीं, क्योंकि इतना देर में तो पूरा NCERT का हाइड्रोकार्बन खत्म हो जाएगा, उसमें तो एक एक रिएक्शन से दिया हुआ है। हो गया ना? नहीं सिस्टमेटिक है और बहुत जगह मैकेनिज्म गलत है, सो मेनी टाइम्स, इसलिए मैं कभी भी इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। बस प्योर इनऑर्गेनिक के लिए रिकमेंड और बायोलॉजी के लिए। इसलिए कोई लोग बोलते भी रहते हैं, वो बातों को डिविएट या डाइवर्ट करना चाहते हैं कि NCERT पढ़ के तुमको हो जाएगा ऑर्गेनिक। नहीं होगा, सवाल ही नहीं है भाई, कैसे होगा? अब मेरे इस एक क्वेश्चन का आंसर देखकर आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री, पाई बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड? क्या आज तुम लगता है मैथ ज़्यादा बना लिया है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री? इज इट पाई बॉन्ड, हाइब्रिड और पाई बॉन्ड? क्या पाई बॉन्ड से ज्योमेट्री डिसाइड होता है? पाई ज्योमेट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बात को ध्यान से सुनना है, सिग्मा बॉन्ड, राइट? यस। तो लेट अस सपोज, यहां देखिए, मतलब इसको आज बस लिखना नहीं है, समझ के छोड़ दीजिए। एवरीवन यहां से यहां है और अल्केन बन गया, एग्री? अल्कीन से क्या बना? अल्केन। तो अब अगर आपसे मैं पूछूंगा कौन सा बॉन्ड ब्रेक करके गए होंगे? पाई बॉन्ड। तो क्या कार्बन का जो यहाँ पे ढांचा था, स्केलेटन था, कार्बन का जो मेन स्केलेटन, आइसोमेरिज्म में, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में चले जाइए आप, सबसे पहले हम लोग कार्बन का स्केलेटन बनाते थे, राइट? जैसे 5 कार्बन का स्केलेटन बनाना है तो कितना टाइप का बना था? 3। कौन कौन सा? नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। 5 कार्बन का ओपन चेन में 3 से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे उन अल्कीन का कोई एक स्ट्रक्चर, कोई ढांचा रहा होगा, स्केलेटन रहा होगा, उस स्केलेटन के अंदर ही तो कहीं पे पाई बॉन्ड रहा होगा। तो ये जो फंक्शन किया, इसने क्या सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक किया? किसको ब्रेक कर रहा है? तो हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन में आप किसको ब्रेक कर रहे हैं? नॉट सिग्मा बॉन्ड, ओनली पाई बॉन्ड। तो क्या पाई बॉन्ड के ब्रेक करने से इसका मेन स्ट्रक्चर पर कोई फर्क पड़ेगा? मेन स्ट्रक्चर मतलब जो कार्बन कार्बन का जो अरेंजमेंट था, मान लेते हैं कार्बन 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 ऐसे सजा हुआ था यहाँ पे मेन स्ट्रक्चर। पाई बॉन्ड कहाँ था मुझे नहीं पता है, यहाँ भी पक्का ऐसे ही नजर आएगा। सर क्यों? तो मैंने सिग्मा बॉन्ड ब्रेक ही नहीं किया है भाई, मैंने किसको क्या ब्रेक किया है? पाई बॉन्ड। इसका मतलब इज इट हाइड्रोजिनेशन चेंज द मेन स्ट्रक्चर, कार्बन स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल? हाइड्रोजनेशन, इसमें बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है जेई क्वेश्चन बैंक में। हाइड्रोजनेशन डज नॉट चेंज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन स्केलेटन, इज इट राइट? तो नेक्स्ट क्लास में यहाँ से यहाँ स्टार्ट करूँगा, ठीक है एवरीवन? आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू।